क्या आप यूपीएससी की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं लेकिन द हिंदू इन हिंदी सर्च कर कर के परेशान हो गए हैं? तो यह वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी, जिसका शीर्षक है पॉक्सो अधिनियम के एक दशक को देखते हुए। तो ये आपके यूपीएससी मेंस पेपर 2 से रिलेटेड है। और आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम जानेंगे प्रसंग जो कि पॉक्सो अधिनियम है, महत्वपूर्ण तथ्य, मुद्दे, गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम, न्यायिक निर्णय, संयुक्त राष्ट्र का स्टैंड, संबंधित संवैधानिक प्रावधान, आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड, अभ्यास के लिए एक प्रश्न, प्रीवियस एडिटोरियल से रिलेटेड एमसीक्यू का सॉल्यूशन और एक एडिटोरियल बेस्ड एमसीक्यू। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको द हिंदू एनालिसिस डेली मिलता रहे। आज का जो आर्टिकल है उसका संदर्भ है पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो कि 2012 में आया गया था। तो ये वाला जो एक्ट था, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आया था, जिसने 1992 में एक संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था बच्चों के अधिकारों के ऊपर लेकर। तो उसके समर्थन में यह एक्ट आया था, जिसको कि अब 10 साल हो गए हैं। तो मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं। जो पॉक्सो एक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2012 में शुरू किया था। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2012 में आया था और ये अधिनियम बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न, अश्लील कृत्य से बचाने के लिए बनाया गया था। साथ ही कुछ विशेष अदालतों के लिए का भी इसमें स्थापना की गई थी, ताकि जो इससे जुड़े हुए मामले हैं उनका जल्दी निपटारा हो सके। इसमें 2019 में संशोधन भी किया गया ताकि जो दंड है उसको थोड़ा बढ़ाया जा सके, उसकी मात्रा बढ़ाई जा सके और उसे कठोर किया जाए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। कानून की लैंगिक तटस्थ प्रवृत्ति, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये आप डेटा अपने आंसर में डाल सकते हैं। ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का है, जिसने बताया है कि पुरुष और महिला पीड़ित पर अलग अलग डेटा प्रकाशित नहीं किया गया है, लेकिन उन जो थोड़ा बहुत डेटा उन्हें मिला है उस पर 1000 मामलों में से 8 जो बच्चे हैं वो पुरुष हैं, मतलब कि जो बॉयज़ हैं वो 8 हैं 1000 बच्चों में। तो न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थानों द्वारा भी बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट में कमी है। अभी उतनी जागरूकता नहीं है, थोड़ी बहुत ही जागरूकता है और इनकी जो है रिपोर्टिंग भी नहीं की जाती है। काफ़ी सारे तो अपराध ऐसे ही रह जाते हैं गैर रिपोर्टिंग के। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो मटेरियल है अब उसे इस अधिनियम के तहत जोड़ा गया है कि जो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियोज़ या फ़ोटोज़ बनाएगा वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा। और यौन उत्पीड़न का जो अपराध है इसे भारतीय दंड संहिता में एक महिला की अपमानजनक विनम्रता की परिभाषा के विपरीत स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे ये आप डाल सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता में इसकी जो परिभाषा है वो दी गई है कि एक महिला की अपमानजनक विनम्रता की अमूर्त परिभाषा के विपरीत स्पष्ट शब्दों में इसकी परिभाषित किया गया है। इससे जुड़े हुए मुद्दे देख लेते हैं। तो अधिनियम के तहत अपराधों की जांच का बड़ा हिस्सा अभी भी दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्देशित है। जो प्रवेशक हैं, यौन हमले के मामलों की जांच में आमतौर पर पीड़िता का बयान दर्ज करना, एक चिकित्सा और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा और बच्चे की उम्र का निर्धारण शामिल होता है। तो इससे संबंधित अधिनियम से संबंधित कुछ मुद्दे हैं वो देख लेते हैं। महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा जो है रिकॉर्डिंग का प्रावधान है कि जो भी लड़की के साथ होगा गलत तो उसको जो है रिकॉर्डिंग के लिए, मतलब जब उसकी कार्रवाई की जाएगी तो या पूछताछ की जाएगी, बयान लिया जाएगा, तब एक महिला सब कांस्टेबल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या केवल 10% है और कई पुलिस थानों में तो है ही नहीं। तो एक मुद्दा तो ये आ जाता है कि महिला सब इंस्पेक्टर की कमी है। दूसरा, ऑडियो वीडियो का उपयोग करते हुए बयान दर्ज करने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक सभी राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया है।
कि ऑडियो वीडियो दोनों माध्यम का प्रयोग किया जाए। तीसरा मुद्दा है न्यायिक मजिस्ट्रेट का, कि जो इसका मुकदमा होता है उस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट को रहना आवश्यक होता है, लेकिन जब वो होता नहीं है तो फिर कई बार जो अपराधी हैं वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ना तो मुकदमे के दौरान जिरह के लिए उन्हें बुलाया जाता है, ना ही बयान से मुकरने वालों को दंडित किया जाता है। तो ये एक न्यायिक मजिस्ट्रेट से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार अभियोजिका की चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाती है। तो जो एक बालिका है, लड़की है, उसकी जो वो होती है फॉरेंसिक साइंस में रिपोर्ट होती है, या फिर और जो लेडी डॉक्टर के द्वारा उसकी जांच की जाती है, उसमें जो है 2 फिंगर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो जो 2 फिंगर टेस्ट है उसका उपयोग मना किया गया है इस अधिनियम में, परंतु ये अभी भी जो है जारी है। उसके बाद प्रदर्शों के परीक्षण में तेजी लाने के लिए राज्यों द्वारा भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। किशोर अपराधी की उम्र का निर्धारण भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि कई बार जो है अपराधी जो है वो 18 से ऊपर की उम्र का होता है, लेकिन उसकी जो हाई स्कूल वगैरह की मार्कशीट है उसमें उसकी कम एज लिखी होती है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। या फिर कई बार वो ज़्यादा उम्र का नहीं होता है, छोटी ही उम्र का होता है, तब भी उसका जो मार्कशीट वगैरह है या और कोई जो डॉक्यूमेंट है अगर उसका में गलत लिखा होता है तो उसे ही सही माना जाता है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर पीड़ितों के लिए ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है जिसमें कि जो बच्चे हैं उनकी जो उम्र है उनका सही निर्धारण करके तब उनका फैसला किया जाए। तो कानून में किसी भी बदलाव या यहाँ तक कि विशिष्ट निर्देशों के अभाव में जो जांच की जाती है, जो जांच अधिकारी है वो स्कूल प्रवेश वापसी रजिस्टर पर जो है जन्म तिथि देखता है और उसी पर भरोसा करता है। चिकित्सा राय के आधार पर आयु का अनुमान व्यापक है कि ज़्यादातर मामलों में नाबालिगों को वयस्क भी साबित कर दिया जाता है। जो 18 के या 17 के नहीं होते हैं, लेकिन तब भी उन्हें जो है एडल्ट घोषित कर दिया जाता है। तो ये कुछ मुद्दे थे। अब जांच से जुड़े हुए मुद्दे देख लेते हैं। तो बलात्कार की जो जांच है उसके लिए जो समय दिया गया है वो 2 महीने का दिया गया है, जो कि बहुत कम है। और इसके परिणाम स्वरूप 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जो जांच अधिकारी है वो उसको जो है ये उस पर बाध्यता है कि वो अपनी चार्जशीट 2 महीने के अंदर पूरी करे, चाहे उसकी जांच ठीक से हो पाई हो या ना हो पाई हो। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कम महीने का समय दिया गया है और जब वो पूरी नहीं हो पाती है वो अपना चार्जशीट दिखाने के चक्कर में गलत सलत अपना जांच का परिणाम वहाँ दिखा देते हैं। गृह मंत्रालय ने अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम बना रखा है, जो कि राज्य पुलिस मुख्यालय के माध्यम से इन मामलों की निगरानी करता है। लेकिन इतना नेटवर्क होने के बावजूद भी जो मुद्दे हैं, जो जांच है वो उस स्तर पर हो नहीं पा रही है जिस स्तर की गहन जांच होनी चाहिए। तो अगर आरोपी को 60 दिनों के भीतर अगर उसकी चार्जशीट पेश कर दी जाती है और गिरफ्तारी नहीं होती है तब वह जमानत की मांग कर सकता है, क्योंकि पूरी जांच हो नहीं पाती है तो वो ठीक से पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर असलियत में हुआ क्या था। तो यहाँ पे कुछ दिनों बढ़ाने की आवश्यकता है, कम से कम 4 महीने का समय इसे किया जाए ताकि जो जांच है उसकी ठीक से हो पाए और जो अपराधी है वो जमानत ना ले सके। तो गृह मंत्रालय द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, ये आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। जैसे कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसके लिए एक जांच इकाई बनाने की योजना की गई है। सभी जो पुलिस थाने हैं वहाँ पे कम से कम 1/3 महिला अधिकारियों को तैनात करने का नियम बनाया गया है। और जो इसका खर्च आएगा वो 50% राज्य देगा और 50% केंद्र देगा। जो ये जांच होंगे उनकी जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 50-50% का साझेदारी की गई है। न्यायिक स्टैंड देखते हैं। विजय लक्ष्मी बनाम राज्य प्रतिनिधि, तो ये भी आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। विजय लक्ष्मी बनाम राज्य प्रतिनिधि 2021 के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि किशोर रोमांस किशोरों की आत्म पहचान, कार्य प्रणाली और अंतरंगता की क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण विकासात्मक मार्कर है। ये आप डायरेक्ट लाइन लिख सकते हैं।
तो संयुक्त राष्ट्र का स्टैंड भी जान लेते हैं। सामान्य टिप्पणी संख्या 20 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की जो समिति है उसने कहा है कि यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बच्चों की सुरक्षा की जानी चाहिए और उसके लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। जो देश हैं, राज्य हैं, उन्हें तथ्यात्मक रूप से सहमति और गैर सहमति वाली जो गतिविधियां हैं उनका अपराधीकरण किया जाना चाहिए। 2019 में राज्यों से स्थिति के अपराधों को हटाने का आग्रह किया गया था। तो जो किशोर हैं, जो किशोरों को अपराधी बनाते हैं, जो एक दूसरे के साथ सहमति से यौन क्रिया में संलग्न होते हैं, ऐसा उसमें कहा गया था कि जो किशोर आपसी सहमति से यौन क्रिया करते हैं उसे अपराध की श्रेणी से हटाया जाना चाहिए। तो हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, ये आप अपने आंसर में लिखिएगा। तो अनुच्छेद 21 जिसमें कि प्रत्येक बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 जिसमें भेदभाव के खिलाफ अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 21A जिसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आगे का रास्ता जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदू हिंदी ट्रांसलेशन मिलता रहे। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो कि ऑडियो वीडियो माध्यम का इसमें इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि ऑडियो वीडियो माध्यम से जो है बयान लिया जाना चाहिए, लेकिन अभी उतना उसका प्रयोग नहीं होता है तो उसका प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि पॉक्सो अधिनियम को लागू करने के जो तरीके हैं उनकी समीक्षा की जाए और ये अधिनियम कितना कारगर साबित हुआ है या इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सकारात्मक कौशल दृष्टिकोण बनाना चाहिए और जो ज्ञान की कमी है उस खाई को पाटने के लिए यौन शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं, किशोर हैं, उनमें जो यौन शिक्षा की आवश्यकता है उसे पूरा किया जा सके और उन्हें सही गलत का मालूम हो। आगे है पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया जाना चाहिए जिसमें कि 16 वर्ष से अधिक उम्र के जो किशोर हैं अगर वो सहमति पूर्ण कृत्य करते हैं तो उसे अपराध की श्रेणी से बाहर करना चाहिए। तो ये थे आज का एडिटोरियल। अभ्यास के लिए प्रश्न जानते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों की जांच करें और इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालें। ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो प्रीवियस एडिटोरियल का एमसीक्यू सॉल्यूशन जान लेते हैं। करेक्ट आंसर सी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा है, देख लीजिए, अभी आपको इसका आंसर समझ आएगा। तो व्याख्या देखते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना पहली बार 1995 में शुरू की गई थी। यह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। जो कर्मचारी ईपीएफ के सदस्य हैं वे स्वतः ही ईपीएस के सदस्य बन जाते हैं। वो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये संपादकीय विश्लेषण जो मैंने अभी पिछले दिन किया था दक्षिण एशिया से संबंधित, दक्षिण एशिया के विचार की अतार्किक अस्वीकृति, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा होगा, देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए। तो कौन सा देश सार्क के संस्थापक देशों में शामिल नहीं है? पहला है बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान या चौथा अफगानिस्तान। तो इसमें कौन सा देश संस्थापक देशों में शामिल नहीं है इसके बारे में आपको कमेंट करना है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका पासवर्ड लिख लीजिए, इसका पासवर्ड रहेगा चाइल्ड। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।